25 अप्रैल 1945 के बाद से हिटलर के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, स्वयं अपनी मौत की तैयारी करना। 25 अप्रैल को ही उसने अपने निजी अंगरक्षक हिंज लिंगे को बुलाकर कहा था, जैसे ही मैं अपने आप को गोली मारूं तो तुम मेरे मृत शरीर को चांसली के बगीचे में ले जाकर उसमें आग लगा देना। मेरी मौत के बाद कोई मुझे देखे नहीं और ना ही पहचान पाए। इसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाना और मेरी वर्दी, कागज और हर चीज जिसे मैंने इस्तेमाल किया है जमा करना और बाहर आकर उसमें भी आग लगा देना। सिर्फ अंटन ग्राम के बनाए गए फ्रेडरिक महान के तेल चित्र को तुम्हें नहीं छूना है, जिसे मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद सुरक्षित बर्लिन से बाहर ले जाएगा। अपने जीवन के आखिरी दिनों में हिटलर जमीन से 50 फीट नीचे बनाए बंकर में ही काम करते और सोते। सिर्फ अपनी चहेती कुतिया ब्लांडी को कसरत कराने के लिए वो कभी कभी चांसली के बगीचे में जाते, जहां चारों तरफ बमों से ध्वस्त टूटी हुई इमारतों के मलबे पड़े होते। हिटलर सुबह 5 या 6 बजे सोने जाते थे और दोपहर के आसपास सोकर उठते थे। हिटलर की निजी सचिव त्राउदी जूंगा अंतिम क्षणों तक उस बंकर में हिटलर के साथ थीं। बीबीसी से एक बार बात करते हुए उन्होंने कहा था, आखिरी 10 दिन वास्तव में हमारे लिए एक बुरे की सपने की तरह थे। हम बंकर में छिपे बैठे थे और रूसी हमारे नजदीक चले आ रहे थे। हम उनकी गोलीबारी, बमों और गोलों की आवाज सुन सकते थे। हिटलर बंकर में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कोई आकर उन्हें बचाएगा, लेकिन एक बात उन्होंने शुरू से ही साफ कर दी थी कि अगर लड़ाई में उनकी जीत नहीं होगी तो वो बर्लिन नहीं छोड़ेंगे और अपने ही हाथों से अपनी जान ले लेंगे। इसीलिए हमें पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सबसे कहा कि अगर आप चाहें तो बर्लिन से बाहर जा सकते हैं। तो उनकी प्रेमिका ईवा ब्राउन सबसे पहले बोली, आपको पता है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अनायास और अपने आप मेरे मुंह से भी यही बात निकली। उसी दौरान हिटलर के युद्ध उत्पादन मंत्री अल्बर्ट स्पीयर उनसे मिलने और उनको अलविदा कहने उनके बंकर में आए थे। बाद में स्पीयर ने याद किया कि तब तक हिटलर की शख्सियत में बहुत बदलाव आ चुके थे। अपने जीवन के अंतिम हफ्तों में हिटलर की हालत ऐसी हो गई थी कि उन पर सिर्फ तरस खाया जा सकता था। उनका पूरा शरीर हिलने लगा था और उनके कंधे झुक गए थे। उनके कपड़े गंदे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके प्रति रुख बहुत ठंडा था। मैं उनसे विदा लेने आया था। उन्हें पता था कि हम आखिरी बार मिल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने मुझसे कोई ऐसी चीज कही हो जो दिल को छू लेने वाली हो। हिटलर की उस समय की हालत का वर्णन द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर लिखने वाले रॉबर्ट पेन ने भी किया है। पेन लिखते हैं, हिटलर का चेहरा सूज गया था, उसमें असंख्य छुर्रियां पड़ गई थी। उनकी आंखों में जीवन जाता रहा था। कभी कभी उनका दायां हाथ बुरी तरह से कांपने लगता था और उस कपकपाहट को रोकने के लिए वो उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ते थे। जिस तरह से वो अपने कंधों के बीच अपने सिर को झुकाते थे, उससे बूढ़े गिद्ध का आभास मिलता था। उनके पूरे व्यक्तित्व में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात थी उनकी किसी शराबी की तरह लड़खड़ाती चाल। ये शायद एक बम विस्फोट में उनके कान की एक बारीक झिल्ली को हुए नुकसान की वजह से हुआ था। वो थोड़ी दूर चलते और रुककर किसी मेज का कोना पकड़ लेते।
6 महीनों के अंदर वो 10 साल बूढ़े हो गए थे। बंकर में अपने अंतिम दिनों के दौरान ही हिटलर ने तय किया कि वो ईवा ब्राउन से शादी कर उस रिश्ते को वैधता प्रदान करेंगे। अपनी किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर में रॉबर्ट पेन लिखते हैं, सवाल उठा कि शादी कराएगा कौन। गोएल्बस को ख्याल आया कि किन्हीं वॉल्टर वैनगन ने उनकी शादी कराई थी। दिक्कत ये थी कि उनको ढूंढा कैसे जाए। उनका आखिरी पते पर एक सैनिक को भेजा गया। शाम को बड़ी मुश्किल से उन्हें हिटलर के बंकर में लाया गया, लेकिन वो अपने साथ शादी का सर्टिफिकेट लाना भूल गए थे। उसे लेने वो दोबारा अपने घर गए। रूसियों की भयानक गोलीबारी के बीच मलबे से अटी पड़ी सड़कों से होते हुए वैगनर वापस हिटलर के बंकर में पहुंचे। उस समय शादी की दावत शुरू होने वाली थी और हिटलर और ईवा ब्राउन बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। हिटलर ने गोएल्बस और ब्राउन ने बोरेमन को अपना गवाह बनाया। रॉबर्ट पेन आगे लिखते हैं, शादी के सर्टिफिकेट पर हिटलर का हस्ताक्षर एक मरे हुए कीड़े की तरह दिख रहा था। ईवा ब्राउन ने पहले से पहले वाला उनका नाम ब्राउन लिखना चाहा। उन्होंने भी लिख दिया, लेकिन फिर उन्होंने उसे काटा और फिर साफ साफ ईवा हिटलर ब्राउन लिखा। गोएल्बस ने मकड़ी के जाले से मिलता जुलता हस्ताक्षर किया, लेकिन उसके पहले वो डॉक्टर लगाना नहीं भूली। सर्टिफिकेट पर तारीख लिखी थी 29 अप्रैल, जो कि गलत थी क्योंकि शादी होते होते रात के 12:25 हो चुके थे। कायदे से उस पर 30 अप्रैल लिखा जाना चाहिए था। शादी के बाद के भोज में बोरमन गोएल्बस, माग्दा गोएल्बस, जनरल क्रेब्स, जनरल बर्टफाट, हिटलर की 2 निजी सचिव और उनका शाकाहारी रसोइया भी शामिल हुआ। ईवा हिटलर के स्वास्थ्य के लिए सबने जाम उठाए। ईवा ने काफी शैंपियन पी ली। हिटलर ने भी शैंपेन का एक घूंट लिया और पुराने दिनों के बारे में बातें करने लगे जब वो गोएल्बस की शादी में शामिल हुए थे। फिर अचानक उनका मूड बदल गया और बोले, सब खत्म हो गया, मुझे हर एक ने धोखा दिया। अपने जीवन के आखिरी दिन हिटलर ने कुछ घंटों की नींद ली और तरोताजा उठे। अक्सर ये देखा गया कि मौत की सजा पाए कैदी अपनी मौत से पहले की रात चैन की नींद सोते हैं। नहाने और शेव करने के बाद हिटलर अपने जनरलों से मिले। उन्होंने कहा कि अंत नजदीक है, सोवियत सैनिक किसी भी क्षण उनके बंकर में घुस सकते हैं। रॉबर्ट पेन लिखते हैं, हिटलर ने प्रोफेसर हासे को बुलाकर पूछा कि साइनाइड के कैप्सूलों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। हिटलर ने ही सलाह दी कि उनका परीक्षण उनकी प्रिय कुतिया ब्लांडी पर किया जाए। परीक्षण के बाद हासे ने हिटलर को रिपोर्ट दी। परीक्षण सफल रहा। ब्लांडी को मरने में कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। हिटलर की खुद इस दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं हुई। मरने के बाद ब्लांडी और उसके 6 पिल्लों को एक बक्से में रखकर एक चांसली के बगीचे में लाया गया। पिल्ले अभी तक अपनी मां के स्तनों से चिपके हुए थे। तभी ऑटिक्वेश ने उन्हें एक एक कर गोली मार दी और उस बक्से को बगीचे में ही दफना दिया। 2:30 बजे हिटलर अपना आखिरी भोजन करने के लिए बैठे। ऑटो ग्वेश को आदेश मिला कि वो 200 लीटर पेट्रोल का इंतजाम करें और उसे जेरी कैनों में भरकर बंकर के बाहरी दरवाजों पर पहुंचाएं। हिटलर के जीवनकार यान कर्शा लिखते हैं,
गुएशे ने जब हिटलर के शोफर एरिक कैम्प को इसके बारे में फ़ोन किया, कैम्प का हंसने लगे। उनको पता था कि चांसली पेट्रोल की कितनी कीमत है। वो बोले, किसी को 200 लीटर पेट्रोल की क्यों ज़रूरत हो सकती है। लेकिन गुएशे ने आदेश के लहजे में कहा कि यह हंसने का समय नहीं है। कैम्पका ने बहुत मुश्किल से 180 लीटर पेट्रोल का इंतज़ाम किया। भोजन के बाद हिटलर आखिरी बार अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने बिना उनके चेहरों को देखे उनसे हाथ मिलाए। उनकी पत्नी ईवा ब्राउन भी उनके साथ थी। उन्होंने गहरे नीले रंग की पोशाक और ब्राउन रंग के इटालियन जूते पहन रखे थे। उनकी कलाई पर हीरो से जड़ी प्लेटिनम की घड़ी बंधी हुई थी। फिर वो दोनों एक कमरे के अंदर चले गए। तभी एकदम से शोर सुनाई दिया। माग्दा गोएल्बस दरवाजे तक चिल्लाते हुए आए कि वो हिटलर को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें इस बात करने दी जाए तो वह उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर सकती हैं। गरहार्ड बोल्ड अपनी किताब इन द शेल्टर विद हिटलर में लिखते हैं, हिटलर का अंगरक्षक गुएश 6 फीट 2 इंच लंबा और बिल्कुल गोरिल्ला जैसा लगता था। माग्दा अपनी किताब पर इतने जोर दे रही हैं कि गुएश ने हिटलर के कमरे का दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। गुएश ने हिटलर से पूछा कि क्या आप माग्दा से मिलना पसंद करेंगे। ईवा का कोई पता नहीं था। शायद वो बाथरूम में थी, क्योंकि अंदर से पानी चलने की आवाज़ आ रही थी। हिटलर मुड़े और बोले, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। इसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे के ठीक बाहर खड़े हैज़लिंगे को पता ही नहीं चला कि हिटलर ने कब अपने आप को गोली मारी। उनको इसका पहले ही आभास तब हुआ जब उनकी नाक में बारूद की हल्की सी महक हुई। रोकस मिस्क हिटलर के बंकर में टेलीफोन ऑपरेटर थे। कुछ सालों पहले उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, अचानक मैंने सुना कि कोई हिटलर के अटेंडेंट से चिल्लाकर कह रहा था, लिंगे लिंगे। शायद हिटलर नहीं रहे। शायद उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी, लेकिन मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसी समय हिटलर के निजी सचिव बोरेमन ने सबको चुप होने के लिए कहा। हर कोई फुसफुसा कर बात कर रहा था। तभी बोरेमन ने हिटलर के कमरे का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। मैंने देखा हिटलर का सिर मेज़ पर लुढ़का हुआ था। ईवा ब्राउन सोफे पर लेटी हुई थी और उनके घुटने सीने तक मुड़े हुए थे। उन्होंने गाढ़े नीले रंग की पोशाक पहनी थी, जिस पर सफ़ेद रंग की फ्रिल लगी हुई थी। मरते मरते शायद उन्होंने अपना हाथ फैलाया था, जिसकी वजह से वहां रखा फूलों का गुलदस्ता गिर गया था। मैं इस दृश्य को भूल नहीं सकता।